हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु अकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएसटी यानी कि जो आपका सामाजिक अध्ययन विषय है उसका आज हम स्पेशली लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट के साथ देखें क्योंकि यहाँ से आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार यस कर दीजिए कि आपके पास आवाज़ और वॉल्यूम दोनों चीज़ें एकदम से क्लियर आ रही हैं। तो एक बार यस कर दीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, बताइए जल्दी से यस कीजिए। सभी भाई बहन यस करें। जी हाँ, सभी भाई बहन यस करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। जी हाँ, इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, यह आपको बताना है। जनसंख्या का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो गलत है वो आपको बताना है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखें, जहां पर नहीं लिखा हो, गलत लिखा हो, उसको आप पहले ही मार्क कर लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपसे मैं पूछता हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना महत्वपूर्ण कार्य है, एकदम से सही है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सरकार हर समय पर डे यही कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसा होता है क्या? तो आप फटाक से कह दो यार, पर डे थोड़ा ही होता है, नियमित नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप सभी लोग जानते हैं विज्ञापनों द्वारा बिल्कुल धन कमाया जाता है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या द्वारा उपयोग में लाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? यानी कि जो आप देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसमें विज्ञापन का जो मूल्य होता है, प्राइस होता है, वो किस पर निर्भर करता है? बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर, या फिर दर्शकों की मांग पर? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? कुछ भाई बहन इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं कंपनी क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों, चैनल की लोकप्रियता हो जाएगी। क्या? तो बिल्कुल एकदम से यही आपका सही होगा। दर्शकों की मांग पर निर्भर नहीं करता है, चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। बाकी सभी आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह आपको बताना है। तो आप लोग इसका आंसर कोई भी भाई बहन गलत नहीं देगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं, 12 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, कितने होते हैं? आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कितने होते हैं। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें कितने होते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों का एकदम से सही आ रहा है। जी हाँ, आप सभी लोगों का एकदम से सही आ रहा है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक टीम में कबड्डी के 7 खिलाड़ी होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, राग पीलू किस वर्ग में आता है? राग पीलू किस वर्ग में आता है? तो आप जानते हैं शुद्ध, संकीर्ण, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिए, जो राग पीलू होता है वो आपका संकीर्ण में आता है। ठीक है, ये एक राग का नाम होता है। राग समझते ना, जैसे गाना समझते हैं आप। ठीक है, राग मतलब एक गाने से आपको रिलेट कर सकते हैं। पुराने ज़माने में राग होते थे, गाए जाते थे। तो ये संकीर्ण वर्ग में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राग पीलू संकीर्ण वर्ग में आता है। अगला है, किसका उपनाम गलत है दोस्तों? जिसका गलत है वो आपको बताना है। वाजिद अली को अख्तर पिया कहा जाता है, क्या ये सही है? सामता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज कहा जाता है, महबूब खां को दरस पिया कहा जाता है, या फिर इनायत हुसैन को प्राण प्रिया कहा जाता है? तो इसमें गलत क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा इसमें क्या गलत है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, वाजिद अली को अख्तर पिया कहा जाता है, ये एकदम से सही है।
वाजिद अली को अख्तर पिया कहा जाता है, एकदम से सही है। सामता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज कहा जाता है, यह भी आपका कतई सही है दोस्तों, बिल्कुल एकदम से करेक्ट है, ठीक है। महबूब खां को दरस पिया कहा जाता है, ये भी आपका एकदम से करेक्ट है, लेकिन आपका इनायत हुसैन को प्राण प्रिया नहीं कहा जाता, और इसमें पूछा है जो गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। आप सभी भाई बहनों का गलत आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आगे ध्यान रखिए गलत ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ दोस्तों, तो 1872 में, 1873 में, 1876 में या फिर 1871 में। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ, तो ध्यान रखिए 1872 में हुआ था फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था। सैयद मोदी को किस, ये मोदी जी नहीं है दोस्तों, नरेंद्र मोदी नहीं है, सैयद मोदी हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए इनके बारे में। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए या फिर बास्केटबॉल के लिए। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, ध्यान रखिए सैयद मोदी को बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय पदक मिला था, एकदम से सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए 2, 3, 2, 4, 5 कितने होते हैं दोस्तों। तो आप इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे कि जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें कहीं ना कहीं 5 चक्र होते हैं। 5 होते हैं दोस्तों या 4 होते हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करें कि कितने होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं। कुछ भाई बहन गलत कर रहे हैं, तो 5 ही होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए 4 नहीं होते। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि ओलंपिक ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, तो आप कहोगे एंटवर्थ ओलंपिक में फहराया गया था 1920 में, ठीक है। 1920 में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहले ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था, तो आप इसको ध्यान रखोगे, जिस पर क्या बना था, 5 चक्र बने हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इनमें रंग की बात करते हैं तो कौन कौन से रंग हो सकते हैं, तो आपका पीला रंग होता है, एक नीला रंग होता है, एक काला रंग होता है, एक हरा होता है और एक आपका लाल रंग होता है। तो आप याद रखिए ये आपके 5 कलर होते हैं, कौन कौन सा, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। दोस्तों इस प्रकार से भी आपका प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ओलंपिक ध्वज में रंग नहीं होता, तो आप ध्यान रखिए नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर बताना है अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है, यह आपको बताना है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें किसको कहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। दोस्तों गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 32 में आता है उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है संविधान की, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर पूछा जाए, डायरेक्ट आपसे लिखकर आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मतलब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ना लिखा हो, डायरेक्ट आपसे लिखा हो कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, और आपको ऑप्शन में यदि दिया हो प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना आप लगा देंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कई प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों सोनालिका, ये सोनालिका आपका ट्रैक्टर नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है, मक्का, जौ, धान, धान, ये डबल हो गया दोस्तों, धान धान। तो बताइए कि सोनालिका किस फसल की प्रजाति है दोस्तों, यह आपको बताना है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर धान की जगह गेहूं कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, गेहूं। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, और जो भाई हमारे खेती से रिलेटेड होंगे वो लोग जानते होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो धान की, ठीक है, धान की प्रजाति है सोनालिका, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ से भी कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह मतलब नाम दिया होगा आपके लिए और पूछा जाएगा यह प्रजाति किस चीज़ की है, ठीक है।
पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्रोड, जिसे हम कोर बोलते हैं, का निर्माण निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा हुआ है? तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकल, सिलिका एवं लोहा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोगों का एकदम से सही है। क्या है दोस्तों? आप सभी ने बचपन में पढ़ा है कि सियाल सीमा निफे। ठीक है, सियाल सीमा निफे यानी कि निफे एंड में क्या है? निफे, NI यानी कि निकल, और FE क्या हो जाएगा? आपका आयरन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सियाल सीमा निफे आपने बचपन में सभी ने पढ़ा है, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे नीचे वाली परत बतानी है। क्या आयन मंडल होता है, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर समताप मंडल? तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताएं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्षोभ मंडल के लिए कहा जाता है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ध्यान रखें सतह से, जो हमारी सतह है, सरफेस है, तो सरफेस से लगभग कितनी? तो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऊंचाई तक आपकी क्षोभ मंडल माना जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और सभी जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे ओला, बारिश, ये सब कुछ यही आपका क्षोभ मंडल में होता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? दोस्तों यह आपको बताना है। कदाचार पर, असमर्थता पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, या फिर राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है? तो बताइए, मतलब हटाया ही नहीं जा सकता पद, कहने का मतलब है कि हटाया ही नहीं जा सकता राज्यपाल को। क्या ऐसा हो सकता है? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं आप सभी लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैसे दोस्तों? तो आप कहेंगे कि जो हमारा राज्यपाल होता है उसे तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारा जो राज्यपाल है उसे किस तरीके से हटाया जा सकता है। ऐसा कहीं संविधान में वर्णित नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि संविधान में यहाँ पर ध्यान रखें कि यह चीज़ जो बताई गई है वो आपकी किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, कि मतलब इसको हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान रखिए, आपका 156वां अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि राज्यपाल की सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, लेकिन वहाँ पर इसका उल्लेख नहीं है कि इसे किस प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है। उसमें यह लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, उसे पदच्युत कर सकता है। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। राज्य विधानसभा की बात की जा रही है, 400, 500, 450 या 550। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। क्या दोस्तों? तो राज्य विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है 500 हो सकती है। ठीक है, 500, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दें, लाइक कर दें दोस्तों सभी भाई बहन, क्योंकि आप मेरी मेहनत का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। मोटिवेशन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और आप मुझे मोटिवेट करते भी हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अब बताइए, वर्ष 1959 में पंचायती राज्यों को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और बिहार, या फिर तमिलनाडु और केरल? तो बताइए इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताओ दोस्तों। जी हाँ, अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो क्या हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान तो है और आपका आंध्र प्रदेश भी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। लेकिन बात की जाती है कि पंचायती राज की शुरुआत जब कब हुई थी, तो आपका हो 1959 में। पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए कि इसको कब, मतलब किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था, तो आपका होगा 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मतलब लागू किया गया था। ठीक है,
कब? 1959 में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन कौन सा राज्य था? तो आपका वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। यह निर्णय कौन करता है, यह आपको बताना है। लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे स्पीकर बोलते हैं, बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय समिति। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कौन निर्णय करता है, तो आप सभी लोग जानते हैं यह होगा, क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, वही निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। और धन विधेयक पहले आपका कहाँ पेश किया जाता है, तो बताइए दोस्तों। धन विधेयक आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा से पास करने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा वालों को करना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है ना, राज्यसभा वालों को पास करना पड़ेगा। केवल 14 दिन का समय उन्हें दिया जाता है पास करने के लिए। साइन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। ठीक है, अब कक्षा शिक्षण होना चाहिए कैसा? सघन, एक तरफा, परस्पर संवाद या सरल। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी भाई बहन जानते हैं कि कहीं ना कहीं संवाद होनी चाहिए कक्षा में। एकदम से बच्चे आपस में बात करने चाहिए, एक दूसरे से प्रश्न को पूछना चाहिए। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या फिर मृदा संरक्षण से। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसे विकसित किसने किया था? तो आप कहोगे इसको चलाया था दुग्ध उत्पादन को, यानी कि आपका ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट किया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा। नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, आज आप जो अमूल का दूध खरीदते हैं, अमूल का दही खरीदते हैं, सारी चीजें अमूल जो फैक्ट्री है वो भी आपकी वर्गीज कुरियन की ही है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं, यह आपको बताना है। शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में या फिर उपरोक्त सभी में। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि मांसपेशियां किस कार्य में सहायक हैं। बताइए। जी हाँ, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक हैं, यह आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जैसे मंदिर में जाते हैं, बस घंटा बजाया और बस चले आए। आप तो यहाँ पर घंटा भी नहीं बजाते हो ना, मतलब घंटी वाला बटन भी नहीं दबाते हो। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए शायद। ठीक है, आप घंटी वाला बटन जरूर दबाया करें। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बराबर से एक घंटी वाला बटन होता है, आप उसको जरूर दबाएं, बेल आइकन को। उससे क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जैसे ही हम आपको लाइव क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों का सही है कि मांसपेशियों को का जो कार्य होता है वह क्या होता है? शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये इनका कार्य है हालांकि, लेकिन प्रमुख कार्य नहीं है। ठीक है, शरीर को गतिशीलता मिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, एकदम से सही दोस्तों। और अगर हम बात करें मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो आप कहोगे लगभग 600, यानी कि 500 से अधिक आप बोल सकते हो। तो आपका एकदम से सही हो जाएगा। और हड्डियां पूछे तो आप कहोगे क्या दोस्तों, हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो फीमर होती है जो आपकी जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी स्टेपीज होती है जो आपकी कान में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो आप कहोगे 12 हड्डियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? भोजन के पश्चात, रात्रि में, प्रातःकाल, खाली पेट या फिर जब भी समय मिल जाए तब कर लेना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि प्रातः काल खाली पेट मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ना सर, एकदम से सही हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में, बक्षीय गुहा में, कपाल में या फिर मुख गुहा में। बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जान लीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मुख गुहा नहीं होगा दोस्तों, कपाल में होगा। आपकी जो खोपड़ी होती है उसको कपाल कहा जाता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क कपाल में स्थित होता है। तो आप इसको ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए इन प्रश्नों के लिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है चित्रकला के तत्व होते हैं, कैसे होते हैं? वर्ण एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, या फिर ये सभी? जी हाँ, चित्रकला के तत्व बताएं, कौन कौन से तत्व होते हैं? जी हाँ, सभी लोग बताएं। तो ध्यान रखिए, अगर मैं चित्रकला की बात करता हूं तो वर्ण एवं ज्ञान भी होता है, पोत एवं अंतराल भी होता है, रेखा एवं रूप भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों कुछ भाई बहन कहते हैं कि सर आपको लाइव क्लास का शेड्यूल बता दीजिए, तो सुन लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि में 9 बजे आपके लिए लाइव क्लास मिलती है मनु वर्मा यानी कि मेरे द्वारा, और आपको इसके अलावा नीरज सर द्वारा भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, आपका सीटेट का जो एग्जाम होगा उसमें 105 प्लस का स्कोर कराना हमारी गारंटी है, लेकिन आपको जितना कराया जा रहा है उसमें से यदि आप कोई भी प्रश्न छोड़ते हैं तो उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने प्रश्न क्यों छोड़ा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है विरोधी रंग कौन से हैं? लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल, या फिर नीला और बैगनी? विरोधी रंग बताना है दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा विरोधी रंग है? जी हाँ, बताइए। लाल, यहाँ पर अगर हम बात करें नीला और बैगनी तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। पीला और लाल एक दूसरे से मिलकर बन जाते हैं, तो ये विरोधी नहीं होंगे। अगर हम बात करें हरा नीला, ये भी विरोधी नहीं है, लेकिन लाल और हरा एकदम से विरोधी रंग है। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिए, आपका प्रश्न कई बार इस टाइप से पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? 2, 10, 12, 15? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो राज्यसभा की जब भी हम बात करते हैं तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और जो कला साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं उन्हें 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और इसमें एंग्लो इंडियंस भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। यदि क्वेश्चन में आता है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आप कहोगे 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में 2 और आपका राज्यसभा में 12 सदस्यों को, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और बहुत बढ़िया दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने, गोपाल ने, हर्षा ने, या फिर बाल आदित्य ने? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, ध्यान रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जी ने, एक धर्मपाल कौन थे? ये एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था? विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। एकदम से सही प्रश्न हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि आपका कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, कुछ भाई बहन गलत कर रहे हैं, तो गलत ना करें, ध्यान रखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, और ये आपका हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्या क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो जुता हुआ खेत यहाँ पर मिला था। ठीक है, कालीबंगा में प्राचीन काल का जुता हुआ खेत यहाँ पर मिला था, और अग्नि वेदिकाएं मिली थी यहाँ पर, जहाँ पर क्या होता था, आग जलाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें मिली थी, यानी कि जुता हुआ खेत और अग्नि वेदिकाएं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर। जी एक सेकेंड रुकिए। जी आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखेंगे, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर CR दास? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
तो ध्यान रखें इस प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करें तो भूलाभाई देसाई, भूलाभाई देसाई ने इस दल की अध्यक्षता की थी। तो आप याद रखोगे, ठीक है, आप याद रखोगे इस प्रश्न के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि ये जो दल था, इस दल में कौन कौन शामिल था, तो ध्यान रखिए इस जो दल था इसमें जवाहरलाल नेहरू, आपके टीपू टीपी टीपी सप्रू, ठीक है, और कौन था तो काटजू, ये कई लोग आपके इसमें सम्मिलित थे। तो आप याद रखो, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप कहोगे भूलाभाई देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और इतना पढ़ने के बाद दोस्तों यदि आपको लगता है कि सर वाकई में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न की, बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहां से मिली दोस्तों, यह आपको बताना है। कालीबंगा से, लोथल से, चाहूदड़ो से, या फिर आपका हड़प्पा से। इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर हम बात करें कि बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली, तो आप लोग कहेंगे कि चाहूदड़ों से। कहाँ से, चाहूदड़ों से मिली थी दोस्तों। ये चाहूदड़ो ये क्या है, ये एक जगह का नाम है दोस्तों, चाहूदड़ो, ठीक है। और ध्यान रखेंगे अगर कालीबंगा से बात करते हैं तो कालीबंगा से मैंने आपको बताया था कि जुता हुआ खेत, और आपको क्या मिला था, तो जुते हुए खेत के अलावा अग्नि वेदिकाएं आपकी कहाँ से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी। लोथल से आपका गोदीवाड़ा मिला था, और आपका हड़प्पा से क्या मिला था, तो आपको अन्नागार मिला था, और स्नानागार भी आपका हड़प्पा से मिला था। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त फल। बहुत सिंपल प्रश्न है, बेल, आंवला, संतरा, सेब, ठीक है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल। तो आप कहीं ना कहीं इसको गलत कर सकते हैं दोस्तों। गलत कैसे होगा कि मुरब्बा बनाने में कौन सा फल उपयुक्त नहीं होता है, यह आपको बताना है, क्योंकि अनुपयुक्त पूछा है। कुछ भाई बहन उपयुक्त समझ के फटाक से उन्होंने लगा दिया कि आंवला हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नहीं होगा दोस्तों आपकी। अगर हम बात करें दोस्तों अनुपयुक्त फल की, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका बेल। एकदम से सही है दोस्तों, बेल से बनाया जाता है मुरब्बा, आंवला से बनाया जाता है, सेब से बनाया जाता है, लेकिन संतरे से कभी मुरब्बा नहीं बनता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप सिंपल प्रश्न को भी गलत कर चुके दोस्तों, ध्यान रखिए आगे कभी गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज याद रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये काम अपना नहीं भूलना है, क्योंकि आप मेरे लिए थोड़ा करें। जब मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा बहुत जरूर करें, ठीक है। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, ठीक है। जो जेली होती है ना, जेली तो आपने खाई होगी, ठीक है। तो जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, 66%, 75%, 45%, या फिर आपका 55%। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जेली में कितना प्रतिशत घुलनशील पदार्थ पाया जाता है। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही। अब एक चीज और याद रखिए दोस्तों, अगर आपको लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं पता है तो सुन लीजिए, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि में 9 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है। आप ऑटोमेटिक बिना पूछे दोस्तों, आपको कोई इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब तैयारी करनी है तो 105 प्लस अगर लाना है तो ध्यान रखिए आप फिक्स टाइम पर दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि 9 बजे ऑटोमेटिक आ जाए करें दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो जेली होती है उसमें 66% आपका घुलनशील ठोस पाया जाता है, एकदम से सही हो जाएगा। आपको प्रश्न दोस्तों कुछ नए प्रकार के मिले होंगे, कुछ सही मिले होंगे, तो आप कितने प्रश्न यहाँ पर कर पाए उनको कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आज का सेशन हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे, क्योंकि गले में भी दर्द होने लगता है काफ़ी देर बोलते बोलते। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
लेकिन आप सभी लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और यह भी बताएं कि आप कितने प्रश्न दोस्तों कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।